वेलकम स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर विल बी ऑन oogenesis। मतलब आज का जो लेक्चर होगा ये oogenesis के बारे में। पिछला लेक्चर में हम लोगों ने स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है ये अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अभी oogenesis का प्रोसेस पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स। मतलब जो प्रोसेस है फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन का, ये प्रोसेस का नाम क्या है? oogenesis। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस से काफ़ी अलग है। हर एक पॉइंट पे स्पर्मेटोजेनेसिस से काफ़ी अलग है। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? द प्रोडक्शन और द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। हम लोग का ये टॉपिक क्या है? oogenesis। तो ये दोनों काफ़ी डिफरेंट प्रोसेस है। तो oogenesis कब इनिशिएट होता है, कब स्टार्ट होता है? एकदम एम्ब्रायनिक डेवलपमेंटल स्टेज में, जब एम्ब्रायो माँ के यूट्रस में डेवलप हो रहा है, उसी दौरान जो गैमेट मदर सेल्स है, जो उगोनिया है, ये बहुत सारे नंबर में, मिलियंस या कपल ऑफ मिलियंस नंबर्स में उगोनिया गैमेट मदर सेल्स प्रोड्यूस होके रह ही जाता है इधर फीटस का ओवरी में। एम्ब्रायो जब डेवलप हो रहा है मदर के बॉडी में, तब भी इनके ओवरीज में मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल्स और उगोनिया आर रेडी। ठीक है। और ये जो सेल्स है ये जन्म के बाद और नहीं बढ़ेगा। उगोनिया जो है गैमेट मदर सेल्स, ये बढ़ने का कोई चांस नहीं है जन्म के बाद। सो एम्ब्रायो जब चाइल्ड होके जन्म लेगा, उसके बाद उगोनिया और आगे नहीं बढ़ेगा, इसका नंबर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी मिलियंस ऑफ नंबर्स में, लाखों में ये प्रेजेंट है। ठीक है। और जन्म के बाद और कोई उगोनिया फॉर्मेशन नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ध्यान देने के लिए। उसके बाद ये सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर देगा और मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है, इसमें जाके अरेस्ट होके रह जाएगी। मतलब क्या होगा? प्रोफेज 1, मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है, इतना तक ये डिवाइड होके आएगा। कौन? उगोनिया। और इसमें ये प्रोफेज 1 हो जाने के बाद ये इसी में कैद होके रह जाएगा, विच आर कॉल्ड द प्राइमरी oocytes। ठीक है। जब भी उगोनिया प्रोफेज 1 क्रॉस करेगा, तब इसी दौरान ये अरेस्ट होके, मतलब उसके बाद आगे का प्रोसेस बढ़ेगा, मतलब आगे बढ़ेगा नहीं नेक्स्ट प्रोसेस। और ये जो है प्राइमरी oocytes इसी में आके बच जाएंगे। किसमें? जब मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 हो जाएगा, प्रोफेज 1 में प्राइमरी oocytes हो जाएंगे, तो इसमें ये आके रुक जाएंगे, आगे का प्रोसेस अब बढ़ेगा नहीं। ठीक है। फिर क्या होगा? धीरे धीरे जो प्राइमरी oocyte है, ये इसके बाहरी हिस्से में कुछ सेल्स का फॉर्मेशन रेडी हो जाएगा। दिस इज सराउंडेड बाय द ग्रैन्युलोसा सेल। सपोज ये मैं जस्ट डायग्रामेटिकली दिखा रही हूँ। सपोज दिस इज द प्राइमरी oocyte, इट विल बी सराउंडेड बाय द ग्रैन्युलोसा सेल्स। ठीक है। प्राइमरी oocytes ग्रैन्युलोसा सेल्स से सराउंड हो जाएगा। देन दैट इज कॉल्ड व्हाट? ए प्राइमरी फॉलिकल। समझ में आ रहा है ना? सो जो गैमेट मदर सेल्स है, ये पहले से ही एम्ब्रायो के बॉडी में रह जाते हैं बहुत सारे नंबर्स में, और धीरे धीरे ये उगोनिया जो है गैमेट मदर सेल्स, ये प्रोफेज 1 मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 तक पहुंचेगा और वहां जाके ये रुक जाएगा। इसका डिवीजन आगे नहीं बढ़ेगा, अरेस्ट होकर रह जाएंगे, मतलब कैद होकर रह जाएंगे इधर। उसके बाद धीरे धीरे प्राइमरी oocytes के बाहरी हिस्से में ग्रैन्युलोसा सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। देन दैट विल फॉर्म द प्राइमरी फॉलिकल। अब इसी दौरान बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ये धीरे धीरे थोड़ा करके डिजेनरेट हो जाएंगे। डिजेनरेट मतलब खराब हो जाएंगे और ये नष्ट हो जाते हैं। कौन? प्राइमरी फॉलिकल्स। जब जन्म से लेके रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी का एज होने तक, जो कि प्यूबर्टी है, जब तक ये पहुंचेगा, तब तक जितना प्राइमरी फॉलिकल्स है उनमें से काफ़ी सारे जो है नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं।
सो एट प्यूबर्टी, जो लाखों का जो प्राइमरी फॉलिकल था, प्यूबर्टी में क्या देखा जाएगा, देयर विल बी अबाउट 60,000 to 80,000 इन ईच ओवरी। बहुत सारे थे पहले, अब धीरे धीरे डिजेनरेट होके जा रहा है। तो लास्ट पे प्यूबर्टी में हम लोग क्या देखेंगे कि 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स विल रिमेन इन ईच ओवरी। ओके, सो मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि एम्ब्रायनिक स्टेज में से ही जो गैमेट मदर सेल्स है दे आर रेडी टू डेवलप। और एक पॉइंट है जहाँ पर यहाँ oogonia व्हेन दे स्टार्ट डिवाइडिंग दे विल बी अरेस्टेड एट दिस पॉइंट व्हेन मियोसिस 1 का जो प्रोफेस 1 है, ये जो डिवीजन हो जाएगा प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन, तब ये अरेस्टेड हो जाएंगे। उसके बाद का जो फेजेस है वो आगे बढ़ेगा नहीं। अब धीरे धीरे वॉल्स फॉर्मेशन, द ग्रैनुलोसा सेल्स और आगे बढ़ेगा। तो डिजेनरेशन, फिर जो नंबर है जो मिलियंस ऑफ बहुत सारे जो उस मतलब oogonia थे, ये धीरे धीरे जो प्राइमरी oocytes जो है धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएंगे। और आफ्टर दैट इज द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी वी कैन गेट अबाउट 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स इन ईच ओवरी। धीरे धीरे अब क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल्स विल बी सराउंडेड बाय द मोर एंड मोर लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। मतलब मैंने क्या दिखाया था, सपोज ये है oocyte और उसके बाहर में जो सेल्स है दिस आर ग्रैनुलोसा सेल्स। उसके बाद और एक लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स विल बी फॉर्म्ड, more layers of granulosa cells are formed, so that becomes what, the secondary follicles। बहुत सारे लेयर्स पे फॉर्म हो जाएंगे, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, अब फिर जो मोर लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स जो फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद एक जो आउटर कवरिंग है जिसको हम लोग हमेशा किस टर्म से जानते हैं, थीका बोल के, तो थीका विल बी डेवलप्ड। सो ग्रैनुलोसा सेल्स के साथ साथ एक लेयर ऑफ मतलब पतला एक लेयर फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, थीका। और उसके बाद जो सेकेंडरी फॉलिकल है धीरे धीरे डेवलप होके टर्शियरी फॉलिकल में बन जाएंगे। वो जैसा दिखेगा लगभग ऐसा, जिसमें एक कैविटी होगा विच इज फिल्ड विद फ्लूइड, कुछ फ्लूइड जैसा फील होगा इस कैविटी में, खाली जगह में, एंड ऑल द रेस्ट आर फिल्ड बाय द सेल्स एंड देयर आर 2 layers theca, that is the inner one and the outer one, inner theca interna and the outer theca externa। theca क्या है, theca layers of the membranous layers or cells which helps in protecting the oocyte that is present inside। ओके, सो ये फ्लूइड फील्ड एंट्रम है जो कि टर्शियरी फॉलिकल का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। थीका विल बी ऑर्गेनाइज्ड एज इनर थीका एंड आउटर थीका एक्सटर्ना, इनर थीका इंटरना, आउटर थीका एक्सटर्ना। नाम भी काफी इजी है, इंटरना मतलब इनर साइड में, एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि एट दिस स्टेज जो कि टर्शियरी फॉलिकल के अंदर है द प्राइमरी oocyte, ये क्या होगा, इट इज इट विल ग्रो इन साइज में बढ़ेगा। एंड जो मियोसिस 1 जो वहां पर रुक के रखा हुआ था, मतलब रुक गया था, वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ओके, सो व्हाट हैपेंस इनसाइड द oocyte, that is the tertiary follicle, the oocyte is arrested previously in that meiosis 1, so now it will complete the first meiotic division। ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाने के बाद 2 सेल्स आएंगे विच आर अनइक्वल इन साइज, दिस इज अनइक्वल डिवीजन, और 1 लार्ज सेकेंडरी oocyte विल बी फॉर्म्ड एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी विल बी फॉर्म। यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस से मिलता जुलता कुछ नहीं है, सो मिलाने का कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पर क्या देखेंगे कि प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 को कंप्लीट करेगा जो कि पहले से अरेस्टेड स्टेज में था, तो उसका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। And after completion of this meiosis 1, 2 unequal cells will be formed. One is the larger one, जो बड़ा है, that is secondary oocyte which is haploid, क्योंकि गैमेट्स है तो हैप्लॉइड ही होगा। एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी जो कि छोटा साइज वाला, सेकेंडरी oocyte थोड़ा बड़ा एंड फर्स्ट पोलर बॉडी थोड़ा छोटा। सो साइज, टाइनी साइज, दैट इज द फर्स्ट पोलर बॉडी, एंड लार्जर साइज इज हैप्लॉइड सेकेंडरी
oocyte. So why? Because this is formed by the unequal meiotic division. ये division में equal size का cells formation नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी तक का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद जो सेकेंडरी oocyte है, यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte बड़ा है उसमें ज़्यादातर सब न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ही होगा। उसमें खाना बहुत सारा, मतलब न्यूट्रिएंट्स जो ग्रोथ के लिए चाहिए होगा आगे का प्रोसेस में, तो यहाँ पर है। एंड दिस वन देन टर्शियरी फॉलिकल्स, जो टर्शियरी फॉलिकल्स उसके अंदर ये सब हुआ है। हाँ, वो जो टर्शियरी फॉलिकल्स है वो तो बाहरी लेयर्स को बोला जाता है, जो कि जितना सेल्स हुआ है फॉर्मेशन, उसके अंदर जो प्राइमरी oocyte है वो इतना तक रेडी हो गया, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। और उसके बाद जो टर्शियरी फॉलिकल्स है वो धीरे धीरे मैच्योर करना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? आफ्टर मैच्योर इट इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल जो है, मतलब बाहरी जो लेयर्स का जो ग्रैनुलोसा सेल्स दिखाया था, वो धीरे धीरे जो आगे बढ़ेगा, मतलब मैच्योर हो जाएगा, तो दैट विल फॉर्म ए ग्राफियन फॉलिकल। और जो सेकेंडरी oocyte है जो अभी रेडी हुआ था इधर, उसके बाहरी हिस्से में जब सेकेंडरी oocyte और उसके बाहरी हिस्से में एक कवरिंग हो जाएगा, ठीक है, विच इज कवर्ड बाय ए कवरिंग विच इज कॉल्ड द जोना पेल्यूसिटा। क्या है ये? जोना पेल्यूसिटा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है जोना पेल्यूसिटा इज फॉर्म्ड आउटसाइड सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का बाहर हिस्से में जोना पेल्यूसिटा फॉर प्रोटेक्शन एंड फॉर नॉट अलाउइंग ऑल ऑफ द स्पर्म्स टू एंटर इनटू द ओवम, ठीक है। तो जोना पेल्यूसिटा हो जाएगा बाहर। और ग्राफियन फॉलिकल तो मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल्स है, तो ये क्या होगा? धीरे धीरे ये फट जाएगा ग्राफियन फॉलिकल, जो ये रप्चर हो जाएगा, सो दैट द सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड आउटसाइड। सेकेंडरी oocyte को फॉलिकल से बाहर आना पड़ेगा, so that is why the Graafian follicle ruptures to release the secondary oocyte from the ovary, and this process is called what? Ovulation. अब ठीक लग रहा है प्रोसेस? सो क्या होगा इधर? ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन काफ़ी ज़रूरी है, और ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होकर फट जाएगा, तो अंदर से क्या निकलेगा? सेकेंडरी oocyte। ये सब पहले किसके अंदर थे? टर्शियरी फॉलिकल्स। और टर्शियरी फॉलिकल्स के अंदर क्या प्रोसेस हो गया है? मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो जाने के बाद ये अनइक्वल सेल्स में डिवाइड हुआ है, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी छोटा है और ये सेकेंडरी oocyte काफ़ी बड़ा है। धीरे धीरे टर्शियरी फॉलिकल्स जो लेयर्स था वो धीरे धीरे मैच्योर होके और ज़्यादा मैच्योरिटी होने के बाद ये क्या हो जाएंगे? ग्राफियन फॉलिकल। फिर उसी दौरान सेकेंडरी oocytes के बाहरी हिस्सा जो है, दिस विल बी कवर्ड बाय जोना पेल्यूसिडा लेयर। अब क्या होगा? दिस इज रेडी नाउ, सो ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगा और ओवरी से ये सेकेंडरी oocyte जो है निकलने के लिए रेडी हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ovulation. So at this point we should know that what is released during ovulation is actually the secondary oocyte. Actually क्या release होता है? Secondary oocyte which is developed now. अब जब तक फर्टिलाइजेशन होगा उस पॉइंट तक हम लोग उसको ओवम नहीं बोल सकते, सो वी विल कॉल्ड एज दिस वन एज अ सेकेंडरी oocyte which is released during the process of evolution from the ovary. कि जो ओव्यूलेशन प्रोसेस है इसमें सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ओके, सो नाउ स्कीमेटिकली हम लोग दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या है एक्चुअली। सो फर्स्ट ओगोनिया होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसके बाद माइटोसिस मतलब जो नॉर्मल डिवीजन है, नंबर इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्राइमरी oocyte। ओके, अब प्राइमरी oocyte जो है वो आगे बढ़ेगा प्रोसेस, प्राइमरी oocyte का डेवलपमेंट होगा और उसके बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा ओव्यूलेशन से पहले। मतलब ओगोनिया जो है माइटोसिस का फॉर्म मतलब डिवीजन के बाद प्राइमरी oocyte में फॉर्म हो जाएंगे। द प्राइमरी oocyte विल बी अंडरगोइंग द मियोसिस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जो कि एक स्टेज में आके अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 में। उसके बाद ओव्यूलेशन से पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, तब जाके क्या फॉर्मेशन होगा? अनइक्वल डिवीजन से एक लार्ज सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी, है ना, अभी तो मैंने बोला था। और उसके बाद सेकेंडरी oocyte इज डेवलप टू फॉर्म ओवम एंड द सेकेंड पोलर बॉडी।
तो वो बाद में। लेकिन जो ओव्यूलेशन प्रोसेस होगा, जहाँ पर जो एग रिलीज होता है, दैट इज विल बी कॉल्ड बाय द नेम सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग आगे का प्रोसेस में जब डिस्क्रिप्शन मिलेगा आप लोगों को, तब समझ में आ जाएगा कि कब जाके ये ओवम बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो दैट इज द सेकेंडरी oocyte विद द फर्स्ट पोलर बॉडी दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द अनइक्वल meiotic डिविजन ऑफ द प्राइमरी oocyte। और उसके बाद का फॉर्मेशन क्या है, ओवम विद द सेकेंड पोलर बॉडी। ओके, सो आज हम लोगों ने इतना ही डिस्कस किया है अबाउट दिस oogonia, माइटोसिस एंड प्राइमरी oocyte एंड ऑल। नेक्स्ट कब रिलीज होता है और कौन से फेज में, कौन से मोमेंट में ये रिलीज होता है, ये एक साइकिल है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी कर लेंगे। तब तक आज का जो लेक्चर है इसको आप लोग बार बार देखिए, क्योंकि हर एक पॉइंट में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि क्वाइट डिफरेंट है फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। इसके लिए oogenesis प्रोसेस को अच्छी तरीके से स्टडी करना पड़ेगा, हाँ। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको एकदम पूरा माइंड में सेट करके रखना है, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आंसर करने में बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट में quite a lot of information is given so that you can easily answer in the examination. Okay, so हर एक पॉइंट्स को अच्छी तरीके से सोच के फिर उसको माइंड में रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है।